हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET सिविल स्टेप। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, CUET का एग्ज़ाम जो है वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जो है कंडक्ट किया जाता है। सपोज़ करो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या बहुत सारी और फेमस यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, इग्नू है। तो अगर आपको अपनी 12th के बाद वेरियस कोर्सेज जैसे BSc है, BA है या ऑनर सब्जेक्ट है उनके अंदर एडमिशन लेना है, तो आपको ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है उसके लिए अपीयर करना पड़ता है। तो बात करें अगर इसमें हम मैथमेटिक्स के पार्ट की, तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर मैथमेटिक्स एक कॉमन सब्जेक्ट रहता है, मैथमेटिक्स का पार्ट जो है रहता है। तो टोटल 50 क्वेश्चंस जो हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, मैथमेटिक्स के रहते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चंस पार्ट ए के रहते हैं और 35 क्वेश्चंस जो हैं पार्ट बी से रहते हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चंस जो हैं मैथमेटिक्स के आते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? 2023 में जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन आज की हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेशन शुरू करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूँगी। तो जो हमारा चैनल है CUET सिविल स्टेप, इस चैनल पर हम 30 डेज का जो है फ्री लाइव क्रैश कोर्स जो है शुरू कर रहे हैं। किसके लिए? CUET 2024 UG के एग्ज़ाम के लिए। तो इस क्रैश कोर्स के अंदर सारे प्रीवियस पेपर्स को, जो भी अभी लास्ट पेपर्स हुए हैं, उनको एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्रैश कोर्स बनाया गया है। उसके अकॉर्डिंग ही जो है क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स जो है आपको कराया जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि किन सब्जेक्ट्स का जो है ये क्रैश कोर्स होगा, तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का, मेडिकल नॉन मेडिकल के सभी सब्जेक्ट्स का, हिंदी इंग्लिश जर्नल टेस्ट और ह्यूमैनिटीज़ के जितने सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स का जो है क्रैश कोर्स हमारे इस चैनल पे रहेगा। तो 15 अप्रैल से हमारा ये क्रैश कोर्स जो है शुरू होने जा रहा है। फर्दर अपडेट्स के लिए जो है आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, करें, शुरू करें, क्वेश्चन शुरू करें। तो शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से हमारी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फिजिबल रीजन ऑफ अ LPP। देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये आप अपनी 12th क्लास में पढ़ते हैं और पार्ट ए और पार्ट बी मैथमेटिक्स के दोनों में ही जो है LPP के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे से पूछा गया है द फिजिबल रीजन ऑफ ए LPP इज शोन इन द फिगर। मुझे ये एक फिगर गिवन था। तो देखो, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं 3, 4, ये पॉइंट जो है मेरा है 0, 2, ये पॉइंट है 0, 0 और ये पॉइंट जो है ये क्या है 7, 0। दीज 4 आर माई कॉर्नर्स पॉइंट। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है मेरे फंक्शन की। ठीक है, मुझे एक फंक्शन गिवन है क्या, z इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, और मुझे इसकी क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। और 4 ऑप्शंस जो है आपको गिवन। तो अगर आपने LPP पढ़ी है तो उसका एक बहुत मेजर रिजल्ट होता है, रिजल्ट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर मैं CUET के एग्जाम के लेवल की बात करूं तो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमारा जो है पेपर रहता है। तो इसमें इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करेंगे, वो क्या, कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा हमेशा कहाँ पे लाई करता है, कॉर्नर पॉइंट्स पे लाई करता है। तो जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो या तो किस पे होगी, 0, 2 पे होगी, या फिर 3, 4 पे होगी, या फिर 0, 0 पे होगी, या फिर किस पे होगी, 7, 0 पे। तो इन चारों पॉइंट्स पे हम वैल्यू चेक कर लेते हैं कि क्या आ रही है। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इन चारों में से वो मेरी क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। तो पहले जब मैंने डाला 0, 2, तो 0 डालने से ये 0, 5 2 जा 10, वैल्यू कितनी आई, 10। 10 ऑप्शन में है। ठीक है, फिर मैंने डाला 0, 0, वैल्यू आई, 3, 4 डाला, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, तो 20 प्लस 6 दैट इज 26। तो 26 भी मेरे ऑप्शन में है। ठीक है, फिर 0, 0 डालने पे वैल्यू आई 0 और 7 डालने पे वैल्यू आई 14। तो 14 भी है ऑप्शन में, 10 भी है और 26 भी है, बट मेरी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है मुझे। तो इन तीनों में मैक्सिमम क्या है, इन तीनों में मैक्सिमम जो है मेरा क्या है, 26 है। तो फोर्थ ऑप्शन 26 जो है यहाँ पे मेरा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आंसर रहेगा, फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको?
कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का आया था और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके लिए मुझे पेन तक उठाने की जरूरत नहीं थी। एलपीपी पढ़ा है, एलपीपी की सारी प्रॉब्लम्स देखी आपने, तो मेरे से पूछा गया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो कैसा होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन लीनियर, दूसरा ऑप्शन क्वाड्रेटिक, तीसरा ऑप्शन क्यूबिक एंड फोर्थ बाय क्वाड्रेटिक। प्रीवियस प्रॉब्लम में भी आप देख सकते हो जितनी भी मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो वो ऐसे होते हैं। लास्ट में ये था 3x + 5y, 4x + 8y। तो जितने भी फंक्शन होंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन होंगे सब में x और y की डिग्री क्या होती है, 1 होते हैं। तो मेरे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे रहते हैं, लीनियर। तो यहाँ से डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन लीनियर जो है मेरा क्या बन रहा था, करेक्ट आंसर बन रहा था। फर्स्ट ऑप्शन लीनियर विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे गिवन है x और y किसमें, पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है। आई हैव गिवन x एंड y इन पैरामीट्रिक फॉर्म। x किसके इक्वल है a t - 1/t और y किसके इक्वल है यहाँ पे b t + 1/t। ठीक है, x किसके इक्वल है a t - 1/t के और y किसके इक्वल है b t + 1/t के जो है ये इक्वल है। तो मुझे बताना है dy/dx जो है मेरा किसके इक्वल रहेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy/dx। ये वैल्यू मुझे बतानी है किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, dy/dx निकालने के लिए मैं क्या करूं, अगर इफ आई राइट dy/dt बाय dx/dt, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी। तो ये मेरा और कुछ नहीं, ये मेरा क्या है, dy/dx है। ये और कुछ नहीं, ये मेरा क्या है, dy/dx है। तो मुझे क्या करना है, मैं डाल देती हूँ यहाँ पे वैल्यू। तो y का डेरिवेटिव जब मैं t के साथ करूंगी तो क्या आएगा, b 1 - 1/t²। ठीक है, और जब मैं x का करूंगी t के साथ तो मेरा डेरिवेटिव क्या आएगा, a 1 + 1/t²। यस और आ गया। अब यहां से ध्यान से देखो ये मेरा क्या बन रहा है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि मेरा ऑप्शन जो है, मेरे ऑप्शन में x और y है, मेरे ऑप्शन में t नहीं है। देयर इज नोवेयर t इन माय ऑप्शन। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, t² एलसीएम लू यहाँ पे और t² एलसीएम लू यहाँ पे, तो t² से मेरा t² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, b t² - 1 बाय a t² + 1। अब यहाँ पे आके हम अटक गए क्योंकि मेरे ऑप्शन में t नहीं है, x और y है, तो हम x y की हेल्प ले लेते हैं। अगर मैं इस x को डिवाइड कर दूं y से, x डिवाइडेड बाय y, तो ये किसके इक्वल आएगा, देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूं, a t² - 1 बाय t डिवाइड बाय b t² + 1 बाय t। तो ये t कैंसिल आउट हो जाएगा जब ऊपर जाएगा, तो ये क्या बना, a t² - 1 बाय b t² + 1। तो क्या मेरे को यहां से वैल्यू नहीं मिल रही किसकी, t² - 1 बाय t² + 1 की। तो t² - 1 बाय t² + 1 किसके इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, bx बाय a y। ठीक है, ये वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं मेरी इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, b/a और इसकी वैल्यू क्या है, bx/ay। तो क्या बना, b² x/a² y। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है मुझे, b² x/a² y। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है मुझे b² x/a² y दे रहा है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो क्लियर कमेंट करके जो है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज जो है हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
एनसीईआरटी, अगर हम अब प्रीवियस 2 पेपर्स जो हमारे हुए हैं अगर मैं उनको एनालाइज करूं तो जो हमारी एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी में नॉर्मल क्वेश्चंस गिवन है बेसिक, वही क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे गए हैं सीयूईटी में, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी है तो सीयूटी में इनफैक्ट 50 के 50 क्वेश्चंस जो हैं आप लोग ठीक कर सकते हो। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय, अब किसके, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x मेरा ये पैराबोला होता है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये एरिया निकालना है बेसिकली मुझे, मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रही, जो लाइंस गिवन थी मैंने उन लाइंस को क्या किया है, सिर्फ प्लॉट किया है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स गिवन थी मैंने उन नॉर्मल प्रॉब्लम्स को प्लॉट कर दिया। तो प्लॉट करने के बाद देखो यहाँ पे क्या बना, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चाहिए मुझे, 1 से लेके 4, और इस एरिया के अंडर ये क्या है, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x, दैट इज वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4x, इसका मुझे बताना है, यस और नो, यही बताना है। तो ये मेरा क्या आएगा, अंडर रूट 4x विद रिस्पेक्ट टू dx, y की वैल्यू डाल दी, सिर्फ नॉर्मल क्या किया है, इंटीग्रेशन की टेक्निक को मैंने यूज किया है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को। तो ये 2 था, बाहर आ गया अंडर रूट 4 2, इंटीग्रेशन 1 to 4 किसका है, x रेज टू पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन किया तो ये क्या बना, x रेज टू पावर 3/2, और इस 3/2 की इससे मल्टीप्लाई, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 to 4, यही हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये 3/2 जब मैं बाहर निकालूंगी तो 2 मल्टीप्लाई में जाके 4/3 हो गया, अंदर क्या बचा, 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 रेज टू पावर 3/2, यही बचेगा, यस और नो। अब 4 का रूट कितना होगा, 2, और 2 का क्यूब कितना, 3, तो ये बन गया 8 और ये बना 1, तो 8 माइनस 1 7, एंड 7 4 जा 28 विच इज इक्वल टू 28/3। तो 28/3 स्क्वायर यूनिट जो है मेरा यहाँ पे क्या आ गया, एरिया आ गया। अब कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 28/3 स्क्वायर यूनिट दे रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है मुझे 28/3 स्क्वायर यूनिट दे रहा है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, फर्स्ट विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो बार बार आई एम रिपीटिंग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ना, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें कंप्लीट कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक कैलकुलेशन से बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन सोल्व करने सबको आते हैं, हर बच्चे को क्या पता कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, बट व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यही ना कि हम क्या अलग कर रहे हैं हमारे पेपर में, कम टाइम में कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, कितनी हमारी एफिशिएंसी है। ठीक है, तो यहां से देखो मेरे को 2 लिस्ट गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन और उनके करस्पॉन्डिंग क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो है मुझे यहाँ पे इस केस में मैच करने। ठीक है, तो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन लो, dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -2x। तो अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो इसमें मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है क्या होगा, क्योंकि ये मेरी कैसी है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये मेरी क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई इंटीग्रेशन ऑफ ई पी डी एक्स, यही होता है। और यहाँ पे p कितना है मेरा, अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो यहाँ से मेरे p की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, यस और नो। इसके अंदर मेरे p की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e इंटीग्रेशन 3dx विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर 3x। तो ए ऑप्शन मेरा किसके साथ जाएगा,
फोर्थ के साथ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इन्हें क्या करना है, मैच करना है। तो ए ऑप्शन फोर्थ के साथ, सेकंड ऑप्शन थर्ड के साथ ले जा रहा है, थर्ड सेकंड के साथ, और फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट के साथ। तो सिर्फ एक कैलकुलेशन करने से, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से मेरे बाकी के तीन ऑप्शंस क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो यहां से डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। अब मैं पूरा मैच नहीं करूंगी कि इसका भी निकालूं इसका भी, इसका, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन दिस, ठीक है। तो इस तरीके से स्मार्टली वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ठीक है, क्लियर है सबको। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, मुझे इस एक टर्म का इंटीग्रेशन करना है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में जो थोड़ा डिफरेंट हो, इंटीग्रेशन है और वो भी बिल्कुल सिंपल बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन है। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर, ओपन करो इसको, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x विच गिव्स मी 2 ओनली। तो इसका इंटीग्रेशन 2, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। मैंने कुछ नहीं किया, a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला जो है ओपन किया है। व्हाट आई हैव डन, आई हैव ओपन द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी स्क्वायर। तो अब इनका इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा, इसका आएगा x क्यूब बाय 3, इसकी x की पावर -2 है, तो ये क्या आएगा -1/x, और ये क्या आएगा +2x। और जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमेशा मेरा साथ में कांस्टेंट c आता है। तो x क्यूब बाय 3 -1/x प्लस 2x प्लस c, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये मेरा सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो क्लियरली यहां से सेकंड ऑप्शन जो है मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है सबको। कोई डाउट है किसी को तो कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे चलते हैं हम इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक्स के ऊपर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री के बारे में जो है मुझे बताना है कि m और n जो है क्या है, ऑर्डर और डिग्री है। तो इनके इसमें m और n की वैल्यू जो है क्या रहने वाली है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो m क्या है यहाँ पे, देखो m क्या है ऑर्डर और n क्या है डिग्री। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम कितना जो है उसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको रीअरेंज भी कर दूं, अगर ये मेरा एलसीएम चला जाए, अगर मैं एलसीएम ले लूं डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरी ये इक्वेशन कैसे रीअरेंज होगी, ये रीअरेंज होगी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 कितना d2y बाय डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस, अब जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये कितना बनेगा d2y बाय डी एक्स क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5, और मेरे एक्स स्क्वायर प्लस 5 की मल्टीप्लीकेशन है किसके साथ, इसके साथ डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब के साथ, क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। तो अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है मेरा कितना हो रहा है, मैक्सिमम, और इसके साथ भी देखो होगी डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। तो मैक्सिमम हम कितनी बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, 3 बार जो है डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो मेरा ऑर्डर कितना रहने वाला है 3। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में सेकंड सिर्फ 3 नहीं दे रहा है, तो ये सेकंड ऑप्शन एलिमिनेटेड। अब हम बात करते हैं डिग्री की। तो अब ये जो हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, अब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर को हम डिग्री बोलते हैं, तो इसकी मैक्सिमम पावर है 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2। तो एक ही ऑप्शन हमें n2 दे रहा है, तो यहां से थर्ड ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। C विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है सबको। आगे चलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे गिवन है द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन इज। अब एक कॉइन की 2 टॉसेस में 2 बार मैंने कॉइन को टॉस किया तो वो जो नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं उनकी मीन बतानी है। अब 2 कॉइन को टॉस करने पे दोनों के दोनों भी हेड आ सकते हैं, या सिर्फ एक हेड आए या फिर कोई भी हेड ना आए, दोनों के दोनों टेल आ जाए। तो या तो 0 हेड होंगे या 1 हेड होगा या 2 हेड होंगे। तो उन सब की मीन बतानी है। तो देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं तो मेरे नंबर ऑफ, देखो केस क्या बनेंगे, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल एंड हेड हेड। ये केसेस बनेंगे जब मैं 2 कॉइन्स को क्या कर रही हूँ, टॉस कर रही हूँ। तो यही 4 केस बनेंगे। तो x मेरा क्या होगा, या तो 0 हेड या 1 हेड या फिर 2 हेड। और इनके रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों के दोनों, सॉरी ये केस बनेगा टेल टेल, दोनों के दोनों टेल आ रहे हैं। तो एक है फेवरेबल केस और 4 है टोटल नंबर ऑफ केसेस। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2 फेवरेबल केस बाय 4 टोटल नंबर ऑफ केसेस। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 फेवरेबल केस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो 1/4, 2/4, 1/4, ये आ गई मेरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहां से देखो अब मीन को मैं डिनोट करती हूँ ई ऑफ एक्स या फिर म्यू से। तो वो मेरी किसके इक्वल होती है, समीशन xi p ऑफ xi के। सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना आता है जो कि हम अपनी 12th क्लास में सीखते हैं, तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो किसके इक्वल होगा, 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 2/4 प्लस 2 इंटू 1/4। तो 2/4 प्लस 1/4, तो ये कितना बन गया, ये दिस इज माई 1/2 एंड दिस इज ऑल्सो माई 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो मेरी मीन कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 1 दे रहा है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन जो है मुझे 1 दे रहा है यहाँ से। तो थर्ड ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीयूईटी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के नहीं पूछा गया है अभी तक। जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो रहते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे है, देखते ही सबका हो जाना चाहिए। ए मैट्रिक्स गिवन है मुझे एक 2x2 की, बी मैट्रिक्स गिवन है 2x2 की, और ए और बी दोनों इक्वल हैं। 2 3 1 4 जो है किसके इक्वल है, एक्स वाई 1 4 के। तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अगर दो मैट्रिक्सेस क्या है, सेम है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी जो है क्या होंगे, सेम होंगे। तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं, x जो है किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, y जो है मेरा किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो यहां से कौन सा ऑप्शन है जो x 2 दे रहा है और y कितना दे रहा है, 3। तो यहाँ पे जो है कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये जो है पेपर में मिस्टेक थी। अगर मैं सीयूईटी के पेपर की बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है मिस्टेक्स यहाँ पे गिवन थी। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इसके अंदर मैच नहीं हो रहा था। तो अगर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं कि आपके आंसर्स जो है वो मैच नहीं हो रहे, तो आपको जो है हमेशा ग्रेस मार्क्स मिलते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस के। तो यहाँ पे माइट भी इन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी थी, या तो ये नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए था। तो आंसर वैसे आपका x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 बनना था इस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है सबको। तो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ भी ऐसे अलग से बताने वाला नहीं है। इफ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A इज m क्रॉस p एंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज p क्रॉस n। ठीक है, मेरे पास एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस p है, और एक मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर क्या है, p क्रॉस n है।
तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो क्या है, सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑर्डर क्या आएगा, जो ये बच जाता है नंबर, जो कि मेरा क्या है, m क्रॉस n। तो मेरी गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, m क्रॉस n रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे m क्रॉस n दे रहा है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है मुझे m क्रॉस n दे रहा है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन मेरा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। 2 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। तो इस तरीके से इस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। 2023 का लास्ट पेपर ही है जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व। अब मुझे एक कर्व गिवन है क्या, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। ठीक है, ये कर्व गिवन है और मुझे बताना है कि इसका स्लोप क्या होगा एट पॉइंट t। तो स्लोप का फॉर्मूला अगर सबको पता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है dy बाय dx। ठीक है, तो dy बाय dx कैसे निकालूंगी मैं, सेम वही तरीका, dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt। किस तरीके से निकालेंगे हम स्लोप, dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt। तो डाल दो वैल्यू इसके अंदर, तो क्या बनेगी, ये बन गया 2a, ठीक है, डिवाइड बाय 2at। तो 2a से 2a कैंसिल, विच इज इक्वल टू 1 बाय t। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 1 बाय टी दे रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है जो मुझे 1 बाय टी दे रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। तो आगे चलते हैं, इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मुझे डिटर्मिनेंट जो है सेम गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है। दो मैट्रिसेस का क्या गिवन है, मुझे डिटर्मिनेंट गिवन है। तो मुझे बताना है रिलेशन किसके बीच में, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है बतानी है। तो कुछ नहीं, नॉर्मल वैल्यू निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल टू 6 माइनस 6। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, 3x स्क्वायर, ये तो 0 है, और 28 उधर माइनस था, इधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो यहां से मेरे x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यहां से मेरा x स्क्वायर आ गया 28 बाई 3। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे x स्क्वायर क्या दे रहा है, 28 बाई 3 दे रहा है। तो यहां से फोर्थ ऑप्शन क्लियरली देख सकते हैं हम, फोर्थ ऑप्शन में जो है x स्क्वायर मुझे गिवन है 28 बाई 3 के। तो यहां से फोर्थ ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस पार्ट ए के। यहाँ पे हमारा पार्ट ए जो है खत्म होता है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम शुरू करेंगे पार्ट बी के। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, देखो दो मैथ्स होते हैं, वन इज अप्लाइड मैथ एंड वन इज मैथ। अगर हम CUET में बात करें तो इस कोर्स में मैं आपके साथ बात कर रही हूँ बेसिकली मैथमेटिक्स की। तो जो मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स है उनके सिलेबस में डिफरेंस है। तो मैं स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स के सिलेबस की मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स और के जो पार्ट ए और बी है उनका सिलेबस जो है लगभग सेम है। अगर आप पार्ट बी का सिलेबस कवर करोगे तो पार्ट ए का ऑटोमेटिकली जो है कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे हम इसको, स्मार्टली करेंगे हम इस क्वेश्चन को। पहली मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की और दूसरी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। तो इसके नंबर ऑफ रो कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो सेम है। अभी पीछे ही मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, पीछे क्वेश्चन था हमारा। तो ए भी जो मैट्रिक्स है वो पॉसिबल है फॉर श्योर, क्योंकि ये ऑर्डर सेम है। तो वो मैट्रिक्स जो है 2 क्रॉस 2 की बनेगी।
तो मेरे पास सिर्फ फोर्थ ऑप्शन ही ऐसा है जो 2x2 की मैट्रिक्स दे रहा है, वरना थर्ड ऑप्शन है 3x1 की मैट्रिक्स, ये है 2x3 की मैट्रिक्स, और ये नॉट पॉसिबल वाला केस है ही नहीं। तो मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2x2 की एक मैट्रिक्स यही दिख रही है। तो मैं सीधे सीधे विदाउट एनी कैलकुलेशन बोल दूंगी कि यहाँ से फोर्थ ऑप्शन जो है मेरा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो बिना कोई कैलकुलेशन किए डायरेक्टली मैं यहां से बोल सकती हूं कि फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको ऑर्डर और डिग्री के बीच का डिफरेंस पता है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑर्डर और डिग्री के बीच का डिफरेंस पता है तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन हो रहा है, और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पार। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, 2 है, और इस 2 की पार कितनी है, वो भी 2 है। तो डिग्री जो है यहाँ पे मेरी क्या होगी, 2 होगी। तो सेकंड ऑप्शन ही मेरे को डिग्री 2 दे रहा है, यहाँ से सेकंड ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि मेरे को एक फंक्शन गिवन है, और फंक्शन को जो है क्या किया हुआ है, इन्होंने ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स मुझे गिवन है किसके इक्वल, के को कोस एक्स डिवाइड बाय पाई माइनस 2x। कब, जब मेरा x जो है किसके इक्वल है, पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, दूसरा है x जब पाई बाय 2 के इक्वल है, तो ये मेरी जो है फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, और मुझे गिवन है कि ये जो मेरा फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है किस पे, पाई बाय 2 पे। तो मुझे k की वैल्यू बतानी है, ये जो k मैंने यहाँ पे यूज किया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस k, ये चीज जो है मुझे बतानी है। तो अब ध्यान से देखो, फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो जो फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2, एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, क्योंकि पाई बाय 2 पे वैल्यू 3 है फंक्शन की, और फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कुछ नहीं कर रही मैं, k की वैल्यू को निकालने के लिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मैं सिर्फ कॉन्टिन्यूटी का एक रिजल्ट जो है यूज कर रही हूँ, उसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रही। लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2, वैल्यू डालो k कोस x बाय पाई माइनस 2x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे पाई बाय 2 में डालूंगी, तो कोस पाई बाय 2 0, और 2 माइनस पाई 2 इंटू पाई बाय 2, पाई माइनस पाई दैट इज 0। तो ये तो 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। 0 बाय 0 फॉर्म को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो ये मेरा क्या बनेगा, 0 बाय 0 फॉर्म को मैं कैसे सोल्व करूंगी, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो है अलग से क्या करूंगी, डेरिवेटिव। तो के कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है, और डिवाइड बाय, ये पाई क्या है, कांस्टेंट है, और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 इज इक्वल टू 3, यही होगा। अब इसमें पाई बाय 2 डालो, माइनस से माइनस कैंसिल। अब k साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाई k इंटू साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3, 2 जा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी 6, तो यहां से मेरे k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे k की वैल्यू 6 दे रहा है, क्लियरली देख सकते हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन जो है मुझे k की वैल्यू 6 दे रहा है। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? तो देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका, एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। तो मेरे को बताना है एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स। कर्व्स गिवन है और उनके बीच में कितना एरिया जो है इनक्लोज्ड है वो बताना है। तो अब देखो क्या है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, जब
x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये मेरा कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा। लाइन कौन कौन सी है, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 ये लाइन, और x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3, यहां पे कहीं 3 है तो ये लाइन। यस और नो? तो इन तीनों ने मिलके कौन सा एरिया इनक्लोज किया, ये एरिया। यस और नो? इन तीनों ने मिलके कौन सा एरिया इनक्लोज किया, ये वाला एरिया जो है इनक्लोज किया। तो मैं क्या करूंगी, इस कर्व के अंडर जो एरिया है अगर वो मैं निकाल दूं कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to 3, ये वाले कर्व के अंडर का एरिया। अब ये कर्व क्या है, y की क्या वैल्यू दे रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अगर मैं ये एरिया निकाल दूं तो मुझे एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व जो है मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, ये एरिया निकालने से मुझे क्या है, डायरेक्टली जो है मेरा एरिया मिल जाएगा। तो देखो क्या आएगा, सोल्व करते हैं। एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to 3। तो 3 स्क्वायर 3 क्यूब बाय 3 दैट इज 9 प्लस कितना 6, और ये तो 0 हो गया, तो 9 प्लस 6 कितना 15 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल एरिया मेरा कितना आ गया, यहाँ से 15 स्क्वायर यूनिट जो है मेरा टोटल एरिया आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 15 स्क्वायर यूनिट दे रहा है, सेकंड ऑप्शन जो है मुझे यहाँ पे 15 स्क्वायर यूनिट दे रहा है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं, अदरवाइज आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फंक्शन का जो है मुझे इंटरवल बताना है कि किस इंटरवल में ये जो फंक्शन है मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब देखो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, कर्व ट्रेसिंग मेथड जो है यूज करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालने के लिए। तो मुझे फंक्शन क्या गिवन है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 7। तो इसका मैं क्या करूं, फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल कर दूं, 0 के इक्वल कर दूं। ठीक है, वहां से मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स की नॉलेज आ जाएगी कि किन पॉइंट्स पे इंक्रीजिंग है और किन पॉइंट्स पे डिक्रीजिंग है। तो क्रिटिकल पॉइंट इसका निकला 6x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यही बना। यस और नो? 6 में कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यस और नो? क्या किया मैंने, 6 कॉमन निकाल लिया तो यहां से मेरा बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो 6 इसके मैं फैक्टर बनाऊंगी तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी ये 6 बनेगा, 6 कॉमन निकालना है तो 3 2 जा 6, तो 3 माइनस 2, तो मेरे फैक्टर क्या बने, x प्लस 2 एंड x माइनस 3। तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस 2 एंड 3 आ गई x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, जिन पॉइंट्स पे मेरा डेरिवेटिव 0 है, माइनस 2 इस तरफ होगा, 3 कहीं इस तरफ होगा, कर्व ट्रेसिंग मेथड होता है ये। तो मैं पीछे से ग्राफ ड्रॉ करती आऊंगी और ये 0 कहाँ बनेगा, माइनस 2 पे। फिर हम चले, फिर ये 0 किस पे बना, 3 पे, और फिर हम चलते ही गए, कहीं पे ये 0 ही नहीं बना। फिर अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से हमने कर्व ट्रेस करना शुरू किया था, अब राइट हैंड साइड से हम सिंबल शुरू करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब मेरे से पूछा गया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, तो डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला इंटरवल हम देख लेते हैं। तो कौन सा इंटरवल है, -2 से लेके 3। अगर इंक्रीजिंग पूछा होता तो हम ये दो इंटरवल्स लेते क्योंकि इनमें इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग पूछा था तो -2 से लेके 3 तक इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, तो यहां से सेकंड ऑप्शन -2 3 सेकंड ऑप्शन जो है मेरा यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे चलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ए किसके इक्वल है, 1 - 2। ए जो है एक 3x3 की मैट्रिक्स है और मेरे से पूछा गया है ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
तो मुझे लैम्डा की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब ए इनवर्स कब नहीं एग्जिस्ट करता, क्वेश्चन ये है कि व्हेन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इन विच केस माई ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो, ये 1 है, -2 3 1 2 1, लैम्डा 2 -3, ये किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इसका, पहला किया 1, ये क्या बना -6 -2, इस रो के अलोंग एक्सपेंड, इस कॉलम के अलोंग जो है मैं एक्सपेंड कर रही हूँ। फिर आया -1 करने पे बना -6 -6, फिर प्लस लैम्डा, लैम्डा के साथ क्या बना -2 -6 इज इक्वल टू 0। ये तो सोल्व कर लो इसको, तो ये क्या बना सोल्व करके, -8 6 -8, ठीक है, और ये क्या बना था, -6 बना था, तो ये वाली टर्म 0 होगी, और ये क्या बना 8, तो -8 -8 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, 8 लैम्डा इज इक्वल टू -8, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -1। और कौन सा ऑप्शन है जो मुझे -1 आंसर दे रहा है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है मुझे -1 आंसर दे रहा है, तो यहां से फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो आगे बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि अल्फा जो है कहां से कहां तक है, tan इनवर्स। देखो यहाँ पे ना अल्फा बीटा भी लिखा हुआ है, ए और बी लिखा हुआ है कहीं पे इन्होंने क्वेश्चन में, ये टाइपिंग मिस्टेक जो थी प्रीवियस ईयर में गिवन थी, बट यहाँ पे बेसिकली ये ए भी कुछ नहीं है, सब कुछ जो है क्या है अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स जो है इसके बीच में गिवन है, बीटा ले लो या बी ले लो, बीटा ले लो, ठीक है। तो इसके मुझे क्या बतानी है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है क्या है बतानी है, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान से देखो, अल्फा जो है tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है मेरा, π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स लेस देन बीटा, क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स मेरा किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है, तो ये वैल्यू मैंने क्या डाल दी, π/2 डाल दी। अब एक रिजल्ट और है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, देखो इनवर्स के हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखना, सीयूटी के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी नहीं मेंशन है, पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछता है वो ट्रिग्नोमेट्री के बजाय। बट ट्रिग्नोमेट्री वैसे करनी जरूरी है क्योंकि हर कॉन्सेप्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मल वैसे यूज हो जाती है। तो साइन इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो हम सबको पता है साइन इनवर्स जो है कहां से कहां तक लाई करता है, -π/2 से लेके π/2 तक लाई करता है। अगर मैं ऐड कर दूं कितना, π/2, तो यहां से π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक लाई कर गया, ये लाई 0, लोअर बाउंड, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 0, और π/2 प्लस π/2 कितना पाई, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मेरी कितनी आ गई पाई। तो अल्फा 0 और बीटा कितना आ रहा है पाई, और ये चीज हमें कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ये चीज जो है हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, फर्स्ट विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, हमें क्या है गिवन, पॉइंट्स गिवन है 2 और उनमें से बतानी है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उससे मैंने बना लिया ए वेक्टर किसके इक्वल, -2i कैप -3j कैप -4k कैप, और दूसरे पॉइंट से मैंने बना लिया बी वेक्टर, वो किसके इक्वल है, 1i कैप -2j कैप +4k कैप के इक्वल। ठीक है, अब मुझे बतानी है वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन जो है किसके इक्वल होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो वो इक्वल होती है a कैप प्लस लैम्डा n वेक्टर के।
जहां पे ये n वेक्टर मेरा किसके इक्वल होता है, b वेक्टर माइनस a वेक्टर के। तो r वेक्टर किसके इक्वल आ गया, -2i कैप -3j कैप -4a k कैप प्लस लैम्डा। अब यहाँ पे b माइनस a दैट इज 1 - 2, यस और नो। 1 माइनस -2 क्या हो गया, प्लस का 3i कैप -2 + 3 -2 + 3 कितना बनेगा, +j कैप और +4 माइनस माइनस +8 कैप। तो ये मेरी क्या आ जाएगी, वेक्टर इक्वेशन। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है ये वेक्टर इक्वेशन मेरी, ध्यान से देखो, थर्ड ऑप्शन से मैच कर रही है, यस और नो। तो यहां से थर्ड ऑप्शन जो है मेरा क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। सी विल बी माई करेक्ट आंसर। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये वेक्टर अलजेब्रा का, ठीक है। इसी तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्केलर प्रोडक्ट पे, वेक्टर प्रोडक्ट पे, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आएंगे। इससे डिफिकल्ट जो है आपको कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करोगे आप इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इस क्वेश्चन को जो है आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए हैं इंटीग्रेशन के, तो इजीली जो है आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सिंप्लीफाई कर सकते थे। कैसे करना है सिंप्लीफाई, देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है मेरे साथ। इंटीग्रेशन tan x बाय sin x इंटू कोस एक्स है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं किससे, कोस एक्स से, कोई फर्क पड़ेगा, सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे। तो ये बन गया मेरा इंटीग्रेशन tan x। अब देखो sin x बाय कोस एक्स, एक तो ये ले लो, sin x बाय कोस एक्स मेरा क्या बन रहा है, tan x इंटू कोस एक्स क्या बन गया मेरा, कोस स्क्वायर एक्स dx बन गया। अब यहां पे देखो ये tan की पावर 1/2 है और ये -1/2, तो ये क्या बनेगी, tan की पावर, tan x की पावर -1/2, यस और नो। और ये कोस ऊपर जाके बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx बन गया। देखो बहुत ही इजी स्टेप्स में हो रहा है ये क्वेश्चन, एज सच कुछ भी जो है इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में। अब क्या करो, सब्स्टिट्यूशन करो, tan x को पुट करो कितना, t। मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूट करके मेरे tan x की वैल्यू डाल दी t। तो यहां से सीकेंट स्क्वायर एक्स dx किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया, ठीक है। आगे करेंगे इसको, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन tan रेज टू पावर -1/2 विद रिस्पेक्ट टू dt। तो ये क्या बन गया, t रेज टू पावर -1/2 + 1/2 दैट इज 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये क्या आ गया, 2√t प्लस सम कांस्टेंट c, और t की वैल्यू क्या है, 2 tan x प्लस सम कांस्टेंट c। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे ये आंसर दे रहा है, 2√tan x प्लस कांस्टेंट c। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है मुझे यहाँ पे ये आंसर दे रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है सबको, आगे चलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटर्मिनेंट के रिजल्ट से हो रहा था, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से डायरेक्टली ये क्वेश्चन हो रहा था। अब यहाँ पे देखो 3 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये ऑर्डर 3 है और ए का डिटर्मिनेंट 2 है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2, और अब हमें पता है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1/2। मुझे बताना है कि क्या द वैल्यू ऑफ बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। आई हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ बी डिटर्मिनेंट, क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई है कि ये क्या होगी। अब मुझे गिवन है क्या, ए बी का इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, -1/6 के। तो जब मैं इनवर्स को ओपन करूंगी तो ये क्या आ गया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, -1/6 के।
और डिटर्मिनेंट में लिनियरिटी जो है होल्ड करती है, तो यहां से आ गया बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल, -1/6 के। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट डाल दो यहां से, बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1/6। तो यहां से बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, -1/3 के इक्वल। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट पूछा गया है बी का, तो बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 बाय -1/3 विच इज इक्वल टू -3। तो बी डिटर्मिनेंट मेरा कितना आ गया, -3 आ गया। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने और कुछ नहीं किया, मेरे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का जो है यूज किया है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन -3 जो है मेरा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। सेकेंड -3 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है। आगे चलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, मैच द लिस्ट करना है। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के लिए आप लोगों को बताया था कि हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की, ज्यादा कैलकुलेशन से हमें अपने आप को बचाना है, ज्यादा कैलकुलेशन में हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे गिवन है इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो मुझे ये बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। अब मुझे पता है ए यूनियन बी क्या होता है, मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने का मतलब क्या है कि ये जो है डिसजॉइंट है, मतलब इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये ए मेरा किसके साथ मैच कर गया, फोर्थ के साथ। तो ये बेसिकली कैलकुलेशन मिस्टेक है कुछ, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये ए बी सी डी यहाँ पे लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ए जो है किसके साथ मैच हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। और ए फोर्थ ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, ना सेकंड दे रहा, ना थर्ड दे रहा, ना फोर्थ दे रहा। तो यहां से डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ए विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं, अदरवाइज जो है हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अ फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अब मुझे कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है और मुझे पता है ये चीज लीनियर प्रोग्रामिंग के ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। जो हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन था, जो हमारा फर्स्ट प्रीवियस ईयर था, वो एलपीपी पे था, जिस पे मैंने आपको ये रिजल्ट बताया था कि कॉर्नर पॉइंट्स पे ही हमेशा मैक्सिमा एंड मिनिमा आता है। तो मेरे को दो चीजें गिवन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4x प्लस 3y, और मुझे गिवन करना है, इनको कंपेयर करना है। पहला कॉलम बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z और दूसरा कॉलम में लिखा है 350। तो मुझे बताना है कि कौन से कॉलम की क्वांटिटी बड़ी है, बराबर है, छोटी है, क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z निकालनी पड़ेगी मुझे इसका आंसर देने के लिए। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे निकलेगी मैक्सिमम, तो 0 0 पे क्या निकली, 0 0 40 पे क्या निकली, x को 0 डाला, y को 43 जा 120, 20 40 पे वैल्यू क्या निकली, x को 20 डाला, कितना 4 2 जा 8 प्लस इसको कितना डाला 4 3 जा 12, तो 120 प्लस 80 दैट इज 200। फिर मैंने डाला पॉइंट 60 20, तो 60 20 पे वैल्यू क्या आई मेरी 60, 6 4 जा 24 प्लस 6 3 जा 6 2 जा 6 विच इज इक्वल टू 300। और 60 0 पे वैल्यू क्या आई, दैट इज 6 4 जा 24। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ पे मेरी कितनी बन रही है 300। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितनी है 300 और कॉलम वन की वैल्यू कितनी है 350। तो द क्वांटिटी ऑफ कॉलम बी इज ग्रेटर,
क्लियरली हमें पता चल रहा है कि कॉलम बी की जो क्वांटिटी है वो क्या है, ग्रेटर है। तो यहां से सीधे सीधे सेकंड ऑप्शन, द क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर, तो यहां से सेकंड ऑप्शन मेरा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। 2 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे, ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है। द वैल्यू ऑफ ए then the value of lambda for which a plus lambda b and a minus lambda b are perpendicular। तो क्वेश्चन में मुझे क्या बतानी है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये दोनों क्या बनेंगे, परपेंडिकुलर बनेंगे। और कोई भी दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं, ये रिजल्ट है एक, कोई भी दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, जीरो। दैट इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर के साथ क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगी तो ये क्या बनेगा, मोड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर माइनस कितना, लैम्डा की मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस लैम्डा के साथ कितनी, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, और लास्ट टर्म क्या बनेगी, माइनस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर से और इसकी मल्टीप्लाई किससे, बी वेक्टर के मोड के स्क्वायर के साथ। दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए बी और बी ए का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहां से मोड ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, या फिर इसको एज इट इज रखो, माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू मोड बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल आया, पहले मैं लेके गई ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो यहां से लैम्डा किसके इक्वल आया, लैम्डा मेरा आया प्लस माइनस ऑफ मोड ए वेक्टर बाय मोड बी वेक्टर। अब ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3 और बी की कितनी है, 4, तो प्लस माइनस 3/4, तो 3/4 मेरा सेकंड ऑप्शन दे रहा है मुझे। तो यहां से सेकंड ऑप्शन 3/4 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड 3/4 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई भी डाउट है तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। इसी के साथ आगे चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन जेड इंटू कोस जेड, सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो मुझे क्या करूं, मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। 2 साइन एक्स कोस एक्स जो है मेरा किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू साइन 2x, और ये 1/2 तो है। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो 1/2 इंटू 1 दैट इज लेस देन इक्वल टू 1/2। तो मेरा जो ये फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1/2। 1/2 से बड़ी वैल्यू ये नहीं लेगा। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन 1/2 जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड 1/2 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिलेशन आर ऑन द रियल नंबर इज डिफाइंड एज, आर किसके इक्वल है, ए बी, व्हेन ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ये रिलेशन डिफाइंड है। तो मुझे रिलेशन बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए रिलेटेड होता है ए के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन माई ए इज रिलेटेड टू ए, तो क्या अगर मैं ये लिखूं a इज लेस देन इक्वल टू ए, ये बात सच है, a लेस देन इक्वल टू ए, हाँ ये बात सच है क्योंकि इक्वल तो है ही। तो यहां से रिफ्लेक्सिव बन गया, तो यहां से सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक कहता है अगर a रिलेटेड है b से तो b रिलेटेड होना चाहिए a से। तो अगर a रिलेटेड b है तो इसका मतलब क्या है, a लेस देन इक्वल टू b है, और b रिलेटेड a है तो b लेस देन इक्वल टू a है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब मेरा a इक्वल टू b हो, और किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो पूरे रियल नंबर के लिए तो ये रिलेशन नहीं होगा। यस और नो?
पूरे रियल नंबर के लिए तो ये रिलेशनशिप होल्ड नहीं करेगा ना। अगर 1 रिलेटेड है 2 से तो 2 रिलेटेड 1 से नहीं होगा, बट जबकि 1 2 इस गिवन रिलेशन में फॉल कर रहा है, तो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सिमेट्रिक है, इसलिए पहला ऑप्शन एलिमिनेटेड। और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने का मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो सिमेट्रिक की वजह से ये गया। तो तीनों के तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन बच गया। तो जो ये एक ऑप्शन है ये मेरा आंसर होगा। ट्रांजिटिव मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसे ही जो है मेरे ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ठीक है, क्लियर है। तो ट्रांजिटिव बिना चेक किए जो है हमें क्या मिल गया, हमारा आंसर मिल गया। क्लियर है सबको? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, चेन रूल अप्लाई करना। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, चेन रूल अप्लाई करना है। वी हैव टू डू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका? सीकेंट ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब ध्यान से देखो, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स दैट इज सीकेंट tan इनवर्स एक्स इंटू tan एक्स दैट इज tan ऑफ tan इनवर्स एक्स। अब अंदर जो एंगल x मानना था उसका डेरिवेटिव, तो tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू, अब क्या, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव वो क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये इन्होंने ऑप्शंस में जो है ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहां से जो है कौन सा ऑप्शन मेरा आंसर बन रहा है, अगर मैं चेक करूं तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरे गिवन डेरिवेटिव के साथ मैच कर रहा है। एक लाइन का क्वेश्चन था ये, तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है। फर्स्ट विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्यूशन देख लेते हैं सॉल्यूशन जो है इसका क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स डी वाई मेरा किसके इक्वल है, वाई डी एक्स के। मैं उसको दूसरी तरफ ले गई, तो डी वाई बाय वाई, इसको यहां ले आओ, डी एक्स बाय एक्स, ये क्या बन रहा है मेरा, क्या बन रहा है ये मेरा, दिस इज log y। ये क्या किया, इंटीग्रेट किया log x, और कांस्टेंट को भी ले लेंगे c की फॉर्म में। तो यहां से मेरा किसके इक्वल आ गया, क्या आ गया, यहां से मेरा log y जो है किसके इक्वल आ गया, log xc के इक्वल आ गया, और y इज इक्वल टू xc। तो ये किसकी इक्वेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, 0 0 से पास हो रही है, 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1 1। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन, अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहां से फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट विल बी माई करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। देखो सिर्फ कुछ नहीं करना, कर्व ड्रॉ कर लो, कर्व ड्रॉ करना आता है तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म है आपका। कोस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, फिर क्या चाहिए, एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, फिर क्या है, बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, x इज इक्वल टू 0 और पाई के बीच में जो है बताना है। तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है और पाई यहाँ पे होता है कोस के केस में, तो ये रीजन होगा और ये रीजन होगा, ये मुझे बताना है। तो जितना एरिया इस रीजन में है वही सेम एरिया इस नीचे वाले रीजन में है। तो अगर मैं ऊपर वाले रीजन का एरिया निकाल दूं, अब ये पॉइंट क्या है, π/2 पे 0 बनता है, तो अगर मैं एरिया निकाल दूं कहां से, 0 से π/2 का कोस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू dx, और उसका क्या कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं, तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ये करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा टोटल एरिया जो है आ जाएगा। तो क्या बना, कोस का इंटीग्रेशन, पॉजिटिव साइन एक्स बनता है, डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, इंटीग्रेशन ये बनता है। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन 0 0, तो कितना एरिया बन गया,
2 स्क्वायर यूनिट। टोटल एरिया कितना बन गया मेरे पास 2 स्क्वायर यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 2 स्क्वायर यूनिट दे रहा है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन जो है 2 स्क्वायर यूनिट दे रहा है मुझे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू गिवन है और मुझे वैल्यू निकालनी है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की। ये बताना है क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब इसके लिए हम एक रिजल्ट यूज करेंगे। क्या हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो है π/2 के इक्वल होता है। यहाँ पे एक्स कुछ भी हो, तो यहां से मेरे कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। और सेम फॉर्मूला जब एंगल y हो तो मैं लगाऊंगी, तो मेरे कोस इनवर्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 माइनस साइन इनवर्स y। ठीक है, π/2 प्लस π/2 मेरा क्या बन गया, पाई, माइनस कॉमन निकाल लिया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाला हुआ। अब यहाँ पे पाई माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की वैल्यू जो है मुझे गिवन है। तो अब आप क्या करोगे, ये वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो ये किसके इक्वल है, 2π/3 के। तो एलसीएम लिया 3π माइनस 2π/3 दैट इज इक्वल टू π/3। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे π/3 दे रहा है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन जो है मुझे π/3 दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मेरा यहाँ पे रहेगा सेकंड ऑप्शन दैट इज π/3। क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किसके ऊपर बेस्ड है, मेरा वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है मुझे ए, ये ए की डायरेक्शन है। देखो डायरेक्शन बहुत मैटर करती है वेक्टर अलजेब्रा में, थोड़ा सा ब्लर है तो मैं आपको डायरेक्शन क्लियर कर देती हूँ। ये मेरे ए सी की डायरेक्शन है, ये ए बी की डायरेक्शन है, और ये जो है बी सी की डायरेक्शन है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से मेरे पास रिजल्ट आता है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर जो है हमेशा किसके इक्वल होता है, हमेशा जो है मेरा ए सी वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड। और यहां से रिजल्ट क्या मिलता है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस क्या, ए सी वेक्टर किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो साइन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सी ए सी की बजाय सी ए लिखूंगी, तो ये प्लस सी ए किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, पहला ऑप्शन इज इक्वल टू 0 दे रहा है, तो पहला ऑप्शन ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 0, प्लस ए सी 0 नहीं है, माइनस ए सी 0 के इक्वल है, तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेटेड। ठीक है, प्लस ए सी नहीं आएगा, माइनस ए सी आएगा। फिर ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, क्या माइनस सी ए आ रहा है, नहीं, प्लस सी ए आ रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन भी मेरा क्या, एलिमिनेटेड। ठीक है, डी ऑप्शन ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ना तो माइनस सी ए आएगा और ना ही माइनस ए सी आएगा। ठीक है, तो यहां से कौन सा, डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं कि ए बी, देखो यहां से डी ऑप्शन में था ए बी प्लस बी सी माइनस सी भी था। यस, देखो ये डी ऑप्शंस में जो है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, डी और ई ऑप्शन में, ई ऑप्शन भी है इसके साथ एक डी, अकेला सिर्फ डी नहीं है। तो इसमें क्या था, माइनस सी बी वेक्टर था यहाँ पे। ठीक है, और प्लस सी ए था। ठीक है, और एक था माइनस सी बी प्लस ए सी। तो यहां से ए डी और ई तीन ऑप्शंस जो हैं मेरे आंसर बन रहे थे। तो यहां से फोर्थ ऑप्शन ए डी एंड ई, फोर्थ ऑप्शन जो है मेरा क्या बन रहा था, करेक्ट आंसर जो है बन रहा था। ठीक है, ऑप्शंस के साइंस जो हैं आपने ध्यान से देखने हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव जाएगा और कहाँ पे नेगेटिव जाएगा। जब भी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो साथ में वेक्टर में जो है मेरा साइन भी क्या होता है, चेंज होता है। क्लियर है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन ए डी और ई मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया।
ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेशन का एक रिजल्ट है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम क्या यूज करने वाले हैं, इंटीग्रेशन का एक रिजल्ट यूज करेंगे। और वो रिजल्ट क्या है, देखो, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स किसके इक्वल होता है, ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी के। ये एक रिजल्ट है इंटीग्रेशन का जो हम यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, इंटीग्रेशन करना है ई रेज टू पावर एक्स का, सीकेंट को अंदर ले जाओ तो ये क्या बना, तो ये सीकेंट मेरा एफ एक्स है और ये सीकेंट का डेरिवेटिव यही तो होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। तो क्या ये सेम इसी फॉर्म से सिमिलर नहीं है, ये सेम मेरी गिवन फॉर्म से सिमिलर है। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया ई रेज टू पावर एक्स सीकेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन, ई रेज टू पावर एक्स सीकेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। तो कौन सा ऑप्शन है जो इसका इंटीग्रेशन दे रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका इंटीग्रेशन दे रहा है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन, यहाँ से पहला ऑप्शन जो है मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। फर्स्ट विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अब ऐसा एक क्वेश्चन हम पार्ट ए में भी किया था। अब पार्ट बी में क्वेश्चन है क्या, 2 टॉसेस की बजाय कितनी टॉसेस गिवन है, आई हैव गिवन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, इंस्टेड ऑफ 2 टॉसेस आई हैव गिवन 3 टॉसेस। और मुझे क्या पूछी गई है, उनकी वेरिएंस। तो मैं क्या करूंगी, पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगी। वेरिएंस जो है क्या होती है, देखो 3 टॉसेस में केसेस क्या बनेंगे, हेड हेड हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल। ठीक है, फिर क्या बनेगा, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और 8वां केस क्या बनेगा, तीनों टेल। तो रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, एक्स या तो 0 हेड या 1 हेड या 2 हेड या 3 हेड, और इनके कोरिस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या, 0 हेड की एक केस है 1/8, 1 हेड की कितनी है 3 केसेस है 3/8, 2 हेड की 3/8, 3 हेड की सिर्फ 1/8। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है। अब सी वेरिएंस निकालनी है। वेरिएंस मेरी किसके इक्वल होती है, सिग्मा स्केयर के, और वो किसके इक्वल होती है, ई ऑफ म्यू स्केयर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू का होल का स्केयर। ठीक है, अब ई ऑफ म्यू क्या होगी, समीशन एक्स आई स्केयर इंटू पी ऑफ एक्स आई माइनस समीशन एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई, जो भी आएगी उस सारे का होल का स्केयर। ये फॉर्मूला है मेरे वेरिएंस का, तो डाल दो वैल्यू। तो 0 इंटू 1/8 ये तो 0 बनेगा, 1 का स्केयर 1 इंटू 3/8 प्लस 2 का स्केयर 4 इंटू 3/8 माइनस 3 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर 9 इंटू 1/8, ये बनेगा। ठीक है, साथ में यहां पे हम क्या करेंगे, देखो माइनस करेंगे, माइनस 1 मिनट। ठीक है, तो माइनस क्या करेंगे, समीशन एक्स आई इंटू पी आई, दैट इज 3/8, 2 टाइम्स ऑफ 3/8 प्लस 3/8 इसका स्केयर, यस और नो। तो ये क्या बना, 2 टाइम्स ऑफ 3/8 4, 5 टाइम्स ऑफ 8, यस और नो। तो ये सारी कैलकुलेशन करके मेरा क्या बना, ये मेरा बना 9/4। ठीक है, ये जब मैं सारा कैलकुलेट करूंगी तो देखो कैलकुलेशन चेक कर लेना। ये जो है बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ 1/8, 1 टाइम्स ऑफ 3, 2 टाइम्स ऑफ 3/8 एंड 1 टाइम्स ऑफ 3/8। तो ये जो है मेरा, ये सारी कैलकुलेशन ये बनी मेरी 3/8 प्लस 4 3 जा 12/8 प्लस
9/8 ये बनेंगी, 8 एलसीएम आ सकता है और ये कैलकुलेट करके बना मेरा -9/4। तो यहाँ पे 8 एलसीएम आ गया, 12 + 3 15 एंड 15 + 9 दैट इज 24 - 9/4। तो एलसीएम आएगा यहाँ पे कितना 4। तो 4 एलसीएम लेने के बाद ये क्या बनेगा मेरा आंसर 3/4 जो है मेरा आंसर रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 3/4 दे रहा है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन जो है मुझे 3/4 दे रहा है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन मेरा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं, अदरवाइज जो है हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है और गिवन है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A है। A कितनी है 3xy0 और इसका ट्रांसपोज कितना होगा 3xy0 और ये दोनों सेम है। ये सेम होने का मतलब क्या है 3xy0 इज इक्वल टू 3yx0। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला मेरा, अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो यहां से मेरा क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहां से मेरा कंक्लूजन निकल रहा है कि मेरा x जो है किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे x इज इक्वल टू वाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जो है मुझे x इज इक्वल टू वाई दे रहा है। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे a की वैल्यू गिवन है और मुझे बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हर मैट्रिक्स जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, a माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो a स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना है 3 + 2 5 ऑफ a, डिटर्मिनेंट कितना आया 3 × 2 = 6 माइनस ऑफ -1 + 7। तो ये किसके इक्वल होगा, 0 मैट्रिक्स के इक्वल, क्योंकि ये इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन था क्वेश्चन में, गिवन मैट्रिक्स का और कुछ नहीं गिवन था। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है ये आ रहा है सेम। तो ये किसके इक्वल होगा, 0 मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन 0 मैट्रिक्स मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, मुझे दो प्लेन्स गिवन है। पहला प्लेन क्या गिवन है x + y - z, सॉरी -z इज इक्वल टू 3। दूसरा प्लेन है 3x + 2y + z इज इक्वल टू 5। ये दो प्लेन्स जो है मुझे गिवन है और मुझे इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल बताना है। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स। तो क्या होगा इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल, तो देखो दो प्लेन्स के बीच का एंगल होता है cos थीटा इज इक्वल टू a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2 बाय √of a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू √of a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। जहां पे ये a b c क्या है, मेरे प्लेन्स के कोफिशिएंट है x y z के। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट कितना है 1 × 3 प्लस यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 और इंटू 2 और साथ में इसका कोफिशिएंट -1 × 1 दैट इज -1 बाय √ किसका 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आया 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। यस और नो, यही आया। तो क्या बना ये, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 3 + 2 5 -1 कितना बना 4 बाय √3 और √9 + 4 + 1। तो ये कितना बना 13 + 1 14। तो ये क्या बना 4 बाय √42। तो यहां से cos थीटा क्या बना, थीटा क्या बना cos इनवर्स 4 बाय √42। बट ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 42 से, √42 से। तो ये क्या बनेगा, कोस इनवर्स 4√42, स्केयर से स्केयर कैंसिल बाय 42। तो जब मैं इसको कैंसिल करूंगी तो ये मेरा क्या बनेगा, कैंसिल करने के बाद ये जो है मुझे आंसर देगा 2 कोस इनवर्स 2√40/21। ठीक है, तो 2√42/21। तो ये देखो, ये जो है ऑप्शन, यहाँ पे दो ऑप्शन जो है सेम जो है टाइप है, तो ये बेसिकली क्या है 2√42। सी ऑप्शन जो था क्या था मेरा, 2√42/21 था। ठीक है, ये सेम जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन 2√42/21 जो है मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो क्या आंसर रहेगा इसका, 2√42/21। ठीक है, क्लियर है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमिनाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम एट लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज जो है मैं आपको आपको बता रही हूँ क्या है, इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज जो है गिवन नहीं है। तो क्या है, सिस्टम लीनियर इक्वेशंस मुझे यहाँ पे गिवन थी 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 10, और दूसरी क्या थी मेरी, x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 15। तो ये जो है मेरी दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन थी। तो वेयर दी, अब मुझे गिवन है कि ये मुझे कंस्ट्रेंट गिवन है और मेरे को मैक्सिमल फंक्शन भी गिवन है, z जो है मेरा किसके इक्वल है, px + qy के इक्वल। ये दो मुझे कंस्ट्रेंट गिवन है क्वेश्चन में, मैं आपको क्वेश्चन जो है कंप्लीट बता रही हूँ, यहाँ पे मिसिंग है टाइपिंग में। और z जो है मुझे क्या गिवन है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मेरा किसके इक्वल है, px + qy के इक्वल गिवन है। और मुझे गिवन है कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है 3, 4 और 0, 5 पे। ठीक है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है किस पॉइंट पे, 3, 4 पॉइंट पे, और 0.5 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू जो है दे रहा है। तो मुझे बताना है पी क्यू के बीच का रिलेशन। तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इन दोनों पॉइंट्स पे, तो अगर मैं पी एक्स को कितना डालूं 3 और क्यू को कितना डालूं, वाई को कितना डालूं 4, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, जब मैं एक्स को डाल रही हूँ 0 और वाई को कितना डाल रही हूँ दिस। तो ये रिलेशन जो है मेरा क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अगर मेरा सिस्टम जो है इन वैल्यूज को क्या कर रहा है, इन पे जो है क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो ये मेरा ये इक्वेशन मेरी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया, 3p इज इक्वल + 4q किसके इक्वल, 5q के। तो इसको मैं उधर ले जाऊं तो 3p किसके इक्वल आ गया, q के इक्वल। तो क्या रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ से मेरा, q इज इक्वल टू 3p। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे q इज इक्वल टू 3p दे रहा है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है जो मुझे q इज इक्वल टू 3p दे रहा है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If a set P contains 5 elements and a set Q contains 8 elements, set P में कितने एलिमेंट है 5 और Q में कितने हैं 8, the number of 1 functions from A to B। अब क्या है, इसमें भी क्वेश्चन में इन्होंने मिस्टेक दी थी, P Q मेंशन किया हुआ है 1 फंक्शन में, A to B मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ तो P to Q आना चाहिए था या फिर यहाँ पे A और B आना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स जो है CUT के पेपर में देखने को मिली थी। ठीक है, तो A to B नंबर ऑफ, P to Q जो है नंबर ऑफ मैक्सिमम फंक्शंस किसके इक्वल होते हैं, वो होते हैं मेरे बेसिकली MCN इंटू n फैक्टोरियल के इक्वल। तो m मेरा यहाँ पे है 8, तो 8C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये किससे मैच कर रहा है, यहाँ से मेरे B ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन जो है मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। आगे चलते हैं इसी के साथ हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x is equal to a sin cube t and y is equal to b cos t at the point where t is equal to pi by 2। किस पॉइंट पे, जहां पे t मेरा कितना है, पाई बाय 2 है, उस पॉइंट पे मेरे टेंजेंट की इक्वेशन बतानी थी। अब एक चीज ध्यान से देखो, मेरे टेंजेंट की इक्वेशन वैसे ऐसे होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और स्लोप क्या होता है, एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस, यस और नो। जो मेरी टेंजेंट लाइन है वो मेरे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, उस एंगल को जो है मैं क्या बोलती हूँ, स्लोप बोलती हूँ। तो स्लोप निकाल लो यहाँ पे, वहां से हमें पता चल जाएगा कि लाइन कैसी होने वाली है। तो x मुझे गिवन है a साइन क्यूब टी और y मुझे गिवन है b कोस क्यूब टी। तो स्लोप क्या होगा, dy बाई dx होगा, विच इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइड बाय dx बाई dt। ठीक है, तो स्लोप क्या आया मेरा, 3b कोस स्क्वायर टी और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी बाय x का क्या आया, 3a साइन स्क्वायर टी और साइन का डेरिवेटिव कितना, कोस टी। तो कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो मेरा स्लोप कितना आया, यहां से मेरा स्लोप आया b बाय a कितना, कोस टी बाय साइन टी और साथ में माइनस, लेकिन किस पॉइंट पे, जब टी पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 पे कोस पाई बाय 2 दैट इज 0, तो मेरा स्लोप कितना आ गया, 0। तो मेरी जो भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 बना रही है। तो कौन सी लाइन है जो मेरी एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 बनाएगी, दैट इज एक्स एक्सिस ओनली, विच इज वाई इज इक्वल टू 0 लाइन। तो हमें लाइन फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें एंगल से ही पता चल गया। तो यहां से सेकंड ऑप्शन y इज इक्वल टू 0 मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सेकंड विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। So this is all about the previous year questions of CUET 2023। सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने सॉल्यूशन निकाल लिए हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी की, एंड आई एम होपिंग कि इन क्वेश्चन से आपको आइडिया आ गया होगा पेपर के लेवल का, कि बहुत ही इजी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो है आपका क्वेश्चन रहता है। अगर आप एनसीईआरटी जो है अच्छे से कर लोगे तो बहुत ही इजीली जो है आप सीयूईटी का मैथ का पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ जो है सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में भी ये इन्फॉर्मेशन दी थी, अभी एंड में भी बता रही हूँ कि 15 अप्रैल से जो है हम लोग क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एक कंप्लीट रिवीजन कराएंगे अलोंग विद द क्वेश्चंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है पेपर में आ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एवरीवन, हैव एन नाइस डे।